दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी, कहा कोरोना जांच के नाम पर सरकार कर रही है लोगों के जीवन से खिलवाड़। जी हम बात करें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर अटैक किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के दबाव में जांच की संख्या बढ़ाने के फेर में सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जी हम बात करें कि उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर 2 कथित जांच रिपोर्ट अपलोड करते हुए आरोप लगाया है कि एक ही जांच केंद्र पर एक ही व्यक्ति की एक ही दिन में 2 रिपोर्ट दी गई है और एक रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव और दूसरी में नेगेटिव दिखाया गया है। इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि महामारी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा से लोग रोज मर रहे हैं और सरकार कोई सुधि नहीं ले रही है। खबर बता दें कि मस्जिद के शिलान्यास में सीएम योगी के नहीं जाने के बयान पर बिफरा विपक्ष और कही ये बातें। जी हम बात करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान की योगी और हिंदू होने के नाते वह अयोध्या में मस्जिद के संगे बुनियाद समारोह में नहीं जाएंगे। पर प्रतिक्रिया करते हुए समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें अपने इसके लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वे पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि ऐसा कहकर योगी जी ने अपनी उस शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के पहले ली थी। वे पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, न कि केवल हिंदुओं के। प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों की जो भी आबादी हो वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की ये भाषा गौरव को कम करती है। पांडे ने कहा कि उन्हें इसके लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख के बाद फिर चीन की साजिश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि चीन की पीएलए यानी वहां की सेना अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर सैनिकों की तादाद को बढ़ा रही है और इस रिपोर्ट में खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के सुम्बासरी इलाके के ठीक सामने वाले तिब्बत के लुंग पीएलए में एक नया हेलीपैड तैयार करने की बात है। इसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात किए हैं। बता दें कि आज से सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे तेजपुर से लौटे हैं, जिसके अंतर्गत पूरे अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसलिए थल सेना प्रमुख का ये दौरा हुआ था। और वही अगली खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा, पूर्व एलजी जीसी मुर्मू को मिली ये जिम्मेदारी। जी आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अब नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बन गए हैं। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शपथ ग्रहण करने के बाद ये जिम्मेदारी ली है। और वहीं घाटी के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को केंद्र सरकार ने देश का नया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG तैनात किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रपति भवन की तरफ से मनोज सिन्हा की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के तौर पर सूचना दे दी गई थी। और दोस्तों में अगली खबर बता दें कि बिहार में बाढ़ का कहर जारी, अब तक के 21 लोगों की जान गई, 69 लाख से ज्यादा प्रभावित। जी हम बात करें कि बिहार में बाढ़ से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 जिलों की 69,36,040 आबादी इससे प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ से दरभंगा जिले में सबसे अधिक 7, मुजफ्फर में 6, पश्चिम चंपारण में 4 और सारण तथा सीवान में 2 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोनिल को लेकर पतंजलि पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। जी आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को उसकी बहुप्रचारित दवा कोरोनिल के नाम को लेकर बहुत बड़ा झटका लगा है। चेन्नई की एक कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका देकर दावा किया था कि पतंजलि ने उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया है, जिसके राइट्स 2027 तक के लिए सुरक्षित है, यानी पतंजलि कोरोनिल के नाम से अपनी दवा नहीं बेच सकेगी। इसी आधार पर अदालत ने पतंजलि को 21 अगस्त तक 10 लाख रुपए बतौर जुर्माना भरने को कहा है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि पतंजलि ने कोरोना को लेकर जनता के दहशत को पतंजलि ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और कोरोनिल सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है।
और अगली खबर निकल कर आ रही कि बीएमसी ने बदले नियम, फ्लाइट से मुंबई आने वालों के लिए जरूरी होगा 14 दिन का क्वारंटीन। जी हम बात करें कि फ्लाइट से मुंबई जाने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन होम आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। ये नियम घरेलू उड़ानों से सफर करने वालों पर भी लागू होगा। आपको बता दें कि बीएमसी ने शुक्रवार को क्वारंटीन के नियमों में बदलाव किया है। बीएमसी की ओर से कहा गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर विमान से मुंबई आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। बीएमसी ने कहा कि इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अन्य जरूरी प्रोटोकॉल जारी किए हैं। जो सरकारी अधिकारी इससे छूट चाहते हैं और उन्हें आने से 2 वर्किंग डे के पहले बीएमसी को इस बारे में लिखना होगा। और वहीं बीएमसी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच को लेकर मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ दिया गया है। विनय तिवारी को उस समय क्वारंटीन किया गया था जब वो सुशांत केस को लेकर मुंबई पहुंचे थे। तो दोस्तों आप लोग क्या मानना है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि कोई भी मुंबई अगर फ्लाइट से आता है तो उसको 14 दिन का क्वारंटीन करना चाहिए, तो क्या वाकई में ऐसा करने से पब्लिक को कोरोना संक्रमण से छुटकारा मिल सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और मैं अगली खबर बता दें कि इजराइल का दावा, हमारे पास कोरोना की बेहतरीन वैक्सीन है, जल्द शुरू होगा लोगों पर इसका ट्रायल। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजराइल का दावा है कि उसने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन वैक्सीन को तैयार कर लिया है। अब इसका आम लोगों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा और ये ट्रायल शरद ऋतु की छुट्टियों में होने पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा किया और यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर शैमुअल शार्पिया से मुलाकात की और इस बीच वैक्सीन को लेकर जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि प्रोफेसर सैमुअल ने कहा कि हमारे पास जबरदस्त वैक्सीन मौजूद है, इसे रेगुलेटरी प्रक्रिया से गुजरना है और जल्द ही इसकी टाइम टेबल हम तय करेंगे। और वहीं बता दें कि टिकटॉक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से बौखलाया चीन, दे डाली धमकी। जी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट पर बैन की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। ट्रंप ने इस ऐप के लिए होने वाले लेन-देन पर 45 दिनों का बैन का ऐलान कर दिया है। अब चीन की तरफ से इस बैन पर प्रतिक्रिया दी गई है। चीन ने ट्रंप के इस फैसले को गलती बताते हुए सुधारने के लिए कहा है। चीन की माने तो ट्रंप का फैसला बाजार के सिद्धांतों के विपरीत है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका और चीन के बीच युद्ध से हालात बने हुए हैं। और मैं अगली खबर बता दें कि शूटिंग पर जा सकते हैं 65 साल से अधिक उम्र के कलाकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया उद्धव सरकार का आदेश। जी हम बात करें कि कोरोना काल में अनलॉक के तीसरे चरण के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी और फिल्म जगत से जुड़े 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भारत में टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो गई है और अब मुंबई में फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग का काम भी शुरू होने की राह पर है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग पर जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सरकार के इस आदेश को अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की पहली फिल्म कौन सी थी। आपको इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि बाबा रामदेव का दावा कि कोरोनिल के हर रोज 10 लाख पैकेट की मांग हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जी आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल दवा की मांग काफी बढ़ गई है। रोजाना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग आ रही है। कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस विवादित दवा की मांग पर बाबा रामदेव का कहना है कि हरिद्वार स्थित कंपनी इस मांग को पूरा करने की कोशिश में जूझ रही है, क्योंकि वह रोजाना केवल 1 लाख पैकेट की आपूर्ति ही कर पा रही है। योग गुरु ने दावा करते हुए कहा कि हमारे पास हर दिन कोरोनिल दावा के 10 लाख पैकेट की मांग आ रही है, लेकिन इसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोना वायरस महामारी के समय में इस दवा की कीमत 5,000 रुपए भी रखता तो भी आसानी से 5,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते थे।
और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोवर के गोरख धंधों का मुंबई पुलिस ने किया भंडाफोड़। रैपर बादशाह से की मामले की पूछताछ। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सबको चाहत होती है कि फॉलोअर्स ज्यादा हो, लाइक ज्यादा मिले, सब्सक्राइब मिले। ये चाहत ग्लैमर की दुनिया के लोगों और राजनीतिक दलों में और ज्यादा होती है। सोशल मीडिया की इसी भूख को मिटाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। कुछ तरीके कानूनी तौर पर सही होते हैं तो एक नया तरीका कानून को ताक पर रखकर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बोट्स का इस्तेमाल करके लाइक, शेयर और फॉलोवर कमाए जा रहे हैं। ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई जा रही हैं जो अपने कस्टमर को लाइक, शेयर, फॉलोवर कर देती है, जिसके लिए फर्जी बोट्स बनाए जाते हैं और इन बोट्स के जरिए अकाउंट हैंडल किए जाते हैं। इस फर्जी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की दुकानदारी का खुलासा मुंबई में हुआ है। आपको बता दें मुंबई पुलिस के हत्थे एक रैकेट हाथ लगा है जिसकी कड़ियां मुंबई के सिनेमा जगत के बड़े लोगों से जुड़ी है और इसी कड़ी में मशहूर रैपर बादशाह को मुंबई पुलिस ने बुलाया है, अब पूछताछ की है। एबीपी न्यूज ने बादशाह से संपर्क करके उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो लोगों को जवाब नहीं मिला और इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस फर्जीवाड़े की महाराष्ट्र पुलिस जांच करेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल झूठ फैलाने और ट्रोलिंग के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि आरबीआई के आंकड़ों का ग्राफ जारी करते हुए राहुल गांधी बोले कि अर्थव्यवस्था, नौकरियों के मोर्चे पर और बुरी खबरें आएंगी। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के हालिया आंकड़ों की तरफ इशारा करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर ग्राफ साझा करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर और बुरी खबरें आने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आरबीआई ने असल में देश का मूड क्या है इसका खुलासा किया है और इस समय लोगों का विश्वास सबसे कम है, भय और असुरक्षा का स्तर सबसे अधिक है। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर और बुरी खबरें आने की उम्मीद है। और अब अगली खबर बता दें कि चीन ने दी अमेरिका को धमकी, कहा ताइवान को हथियार दिए तो अंजाम बुरा होगा। जी हम बात करें कि कोरोना के बाद से ही चीन और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है और अब दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर से लेकर चीनी ऐप्स तक के एक वार छिड़ा है, जिसको आज चीनी विदेश मंत्री ने और भी ज्यादा भड़का दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री वन चाइना सिद्धांत का उल्लंघन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान के साथ मिसाइलों के लिए संभावित $620 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलें शामिल थी। इसके साथ ही ताइवान ने यूएस से ड्रोन खरीदने की भी इच्छा जाहिर की है। इसके बाद चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क ओस्लो को फोन किया और अमेरिकी समकक्ष में गलत शब्द और कामों को रोकने और खतरनाक कदम उठाने से बचने को कहा। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने किया कमाल, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लिख डाली 13 किताबें। जी आपको बता दें कि मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि किताबें और कविताएं लिखकर राजभवन में अपने खाली वक्त का सदुपयोग किया। उन्होंने मार्च से लेकर अब तक कम से कम 13 किताबें लिखी, जिनमें अंग्रेजी तथा मलयालम भाषाओं में लिखी कविताओं का संग्रह भी शामिल है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि ओवैसी का आरोप, कहा मुसलमानों को भय के साए में जीने पर मजबूर कर रहा है गौरक्षकों का आतंक। जी हम बात करें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कथित गौरक्षकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें लोकसभा सांसद ने एक ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों का आतंक मुसलमानों को भय में रहने को मजबूर कर रहा है। ओवैसी ने केंद्र पर भी निशाना साधा और साथ ही कथित भीड़ से पीड़ित लोगों को न्याय मिलने में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि गौरक्षकों का आतंक मुसलमानों को भय की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है और ऐसी भीड़ को तुरंत मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए, जबकि ऐसा करने की बजाय केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने इन्हें मालाएं पहनाई और बाकी लोगों के साथ मुकदमे में गड़बड़ियां की गई हैं, जिससे वे बरी हो गए। जाहिर है इसी वजह से उनकी हिम्मत बढ़ी।
और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी नेता नीलेश राणे का दावा, कहा सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल है आदित्य ठाकरे, मुंबई पुलिस कर रही है बचाव। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर चुकी है और इस पर सुशांत के परिवार समेत उनके फैंस और कई बॉलीवुड सेलेब्स ने खुशी जताई है। इस पर राजनीतिक पार्टियां और नेता भी सहमत हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया था, जिस पर राज्य में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राज्य सरकार की निंदा की और अब बीजेपी नेता नीलेश राणे ने मुंबई पुलिस पर आदित्य ठाकरे को बचाने का आरोप लगाया है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। आपको बता दें कि 20 लाख का आंकड़ा पार, सिर्फ 21 दिन में आए 10 लाख केस, 24 घंटे में रिकॉर्ड की 62,000 की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। जी हम बात करें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 886 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 62,538 नए मामले सामने आए हैं, जो अभी तक के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की रिकवरी रेट 67.61% है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि सरकार को इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार को किस तरीके का उपाय करना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि प्रवासी मजदूरों को 1 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं सोनू सूद, शेयर की जानकारी। जी हम बात करें कि कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद मसीहा बनकर सामने आए थे। एक प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में सोनू सूद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जल्द ही वे प्रवासी भाई बंधुओं के लिए नौकरी का अवसर भी लेकर आ रहे हैं। जी हां, सोनू सूद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने APEC नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है और इस कंपनी के जरिए उन्होंने नौकरी देने का वादा भी किया है। आपको बता दें कि सोनू ने ट्वीट कर बताया कि जहां चाह वहां राह, मेरे प्रवासी भाइयों के लिए मैंने अब की AEPC के साथ साझेदारी के माध्यम से देश भर की अपैरल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंपनियों में 1 लाख नौकरियां देने का बड़ा वादा किया है। धन्यवाद, जय हिंद। और अब अगली खबर में बता दें कि बच्चों को सिर्फ 5 रुपए देते थे मुकेश अंबानी। एक दिन छोटे बेटे अनंत ने कहा, दोस्त कहते हैं अंबानी है या भिखारी। जी हम बात करें कि अक्सर आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर अंबानी परिवार के बच्चों की परवरिश कैसे हुई। देश के सबसे अमीर घराने अंबानी परिवार को उसकी मिडिल क्लास वैल्यूज के लिए जाना जाता रहा है। शायद यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने भी अपने पिता धीरूभाई अंबानी की ही तर्ज पर अपने बच्चों को सख्ती के साथ परवरिश दी है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो वह उन्हें हर शुक्रवार को 5 रुपए देती थी, जिन्हें वे अपने स्कूल की कैंटीन में खर्च कर सके। आपको बता दें कि वोग मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में नीता अंबानी ने यह खुलासा किया था। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। दक्षिण भारत के राज्य में भारी बारिश का अनुमान, यूपी बिहार में गिर सकती है बिजली। जी हम बात करें कि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक शुक्रवार को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, कोकण, गोवा, सिक्किम, असम, मेघालय में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि कर्नाटक के कोडगु जिले के भागमदला तालुक में भारी बारिश हुई है। यहाँ 5 से 7 अगस्त 105 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।